नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप जिंदगी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे पहले, जहां की सियासत में उबाल आएगा। आज आगरा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रोड शो करने जा रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी का ये रोड शो आगरा के कई क्षेत्रों में होते हुए गुजरेगा। रोड शो दोपहर करीब 1 बजे दयाल बाग में इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरुआत इसकी होगी और यहां से भगवान टॉकीज, दीवानी तिराहा, नगर निगम, सूर सदन, वजीरपुरा, सेंट पीटर्स कॉलेज, एमजी रोड, छिपिटोला पर जाकर खत्म होगा। और रोड शो के लिए रूट को 3 जोन में बांट दिया गया है। हर एक जोन में एएसपी स्तर के अधिकारी को प्रभारी तैनात किया गया है। इसके साथ ही 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही गाड़ी पर सवार होंगे। इस पर एसपीजी कमांडो भी होंगे। गाड़ी के दोनों ओर पुलिस रस्सी लगाकर भीड़ को दूर रखेगी। आगरा से पहले राहुल और अखिलेश ने 29 जनवरी को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो किया था। इस दौरान दोनों ने यूपी में गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया था और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में हुए रोड शो की, और उम्मीद है कि कुछ यही नज़ारा आगरा में भी देखने को मिलेगा आज अखिलेश राहुल के रोड शो पर। लखनऊ का रुख करेंगे हम। अनामिका मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, जिस तरह का नज़ारा लखनऊ में देखने को मिला था संयुक्त रोड शो में, क्या ठीक वही तैयारी आगरा में भी? कितनी उम्मीदें गठबंधन को इस रोड शो से? और देखिए, अगर बात करें अभिलाषा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो की, तो जाहिर तौर पर ये दूसरा चरण होगा जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रोड शो करेंगे। लखनऊ में ये रोड शो सफल हुआ था और भारी भीड़ थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की भी। आज कुछ वैसी ही उम्मीद है जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी आगरा में रोड शो करेंगे। दोनों ही युवा चेहरे हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव हर मंच से कह रहे हैं कि वैसे तो सरकार बन रही थी समाजवादी पार्टी की, अगर कांग्रेस का साथ मिला तो 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है अखिलेश यादव का वो भी बढ़ गया है। आज 3 बजे ये रोड शो शुरू होगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि आगरा के बाद कानपुर में तीसरा रोड शो करने की तैयारी है। कानपुर में 5 फरवरी को यानी कि परसों रोड शो किया जाएगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अब तक जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है। लेकिन चूंकि अब गठबंधन हो चुका है, गठबंधन के बाद अब कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार होगी, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा कानपुर के रोड शो के दौरान। इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है कि चूंकि आज रोड शो करना था अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, उससे पहले जो एक बड़े विवाद का विषय था अभिलाषा, अमेठी और रायबरेली की सीटें, उनको लेकर के भी इस मसले को भी सुलझा लिया गया है। करीब 8 सीटें अब तक कांग्रेस के खेमे में आई हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं, यानी कि गायत्री प्रजापति और मनोज पांडे की सीट बच गई है। इसके अलावा बछरावा, सलोन और गौरीगंज सीट को लेकर के अभी भी बात फंसी हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज इस सीट के मसले को लेकर के सुलझा लिया जाएगा। तो जितने भी दिक्कतें आ रही थी गठबंधन के दौरान, ये कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। पहले इन्हीं मसलों को लेकर के गठबंधन पर एक राय नहीं बन पा रही थी। जब गठबंधन हो गया तो अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेसी गढ़ है, वहां पे कुछ सीटों को लेकर के विवाद सामने आया। जब प्रियंका गांधी की खुद की ये इच्छा थी कि अखिलेश यादव कम से कम कांग्रेसी गढ़ की सभी सीटों को कांग्रेस के सुपुर्द कर दे। अब जाकर के ये खबर आ रही है कि चूंकि समाजवादी पार्टी समझौते के स्तर पर आ गई है, 5 सीटें कल छोड़ दी गई। 5 सीटों पर कल देर शाम कांग्रेस ने प्रत्याशी भी जारी कर दिए, प्रत्याशियों के नाम भी जारी कर दिए। 3 सीटें अभी भी ऐसी बनी हुई है जिसपे सलोन से आशा किशोर विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, एक वो सीट है। गौरीगंज से राकेश प्रताप है, वो भी समाजवादी पार्टी की सीट है जहां पे मौजूदा विधायक है। बछरावा की सीट है। 3 सीटों को लेकर के अभी भी बात फंसी हुई है। आज इस पर भी मामला साफ हो जाएगा, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जहां एक तरफ रोड शो के जरिए प्रदेश में एकता का संदेश दे रहे हैं, चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं और
दूसरी ओर जिन जिन मुद्दों को लेकर के दिक्कतें थी उसको भी धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो सीधी फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जरूर करेगा ये गठबंधन। जी बिल्कुल, और जो कंफर्ट जोन लाना चाह रही है गठबंधन, सीटों पर बेहतर सामंजस्य बिठाकर, उस पर खास तौर पे आज नजर रहेगी। अनामिका, जैसा कि आपने बताया, बने रहिएगा आप हमारे साथ। जिस तरह से ये अलायंस सामने आया है और लगातार अब चुनावी कैंपेन में एक साथ उतर भी रहे हैं रोड शो के जरिए, अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की और सपा और कांग्रेस के बीच हुए इस चुनावी गठबंधन की हम बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बेशक अखिलेश और राहुल एक साथ आ गए हों, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं, हाथ बेशक मिल गए हैं। कहां तक मायावती की ये बात सही है? जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में कुछ सीटों पर दोनों के बीच अभी भी सामंजस्य नहीं बैठी है। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साझा रोड शो के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीटों की दावेदारी को लेकर जंग शुरू हो गई है। लखनऊ मध्य से सपा के प्रत्याशी और मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने जहां पर्चा दाखिल किया, वहीं इसी सीट से कांग्रेस के मारूफ खान ने भी नामांकन कर पेंच फंसा दिया है। अब दोनों ही नेता अपनी अपनी दावेदारी का राग अलाप रहे हैं। जहां एक और रविदास मेहरोत्रा का दावा है कि रोड शो के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लोगों से उनके लिए वोट मांगे हैं, वहीं मारूफ खान का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने इस सीट से नामांकन करने के लिए उनको निर्देशित किया है। हालांकि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आज साफ किया कि रविदास मेहरोत्रा आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा लखनऊ की अन्य सीटों पर भी काफी उठापटक देखने को मिल रही है। यहाँ की मोहनलालगंज सीट से कांग्रेस ने नरेश वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित कर रखा है, लेकिन इसी सीट से अम्बरीश पुष्कर ने समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिल किया है। इस बीच गाजियाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बड़ा जोखिम बताया है। और अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा के कैंडिडेचर को लेकर भी अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है। वो उतर रहे हैं वहां से चुनावी मैदान में, या कांग्रेस के मारूफ खान। ये तमाम मसले हैं जो छोटे स्तर पे तो नहीं बल्कि एक अहम तौर पर परेशानी बन रहे हैं गठबंधन के बीच। अनामिका, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, कुछ सीटों पर भी असमंजस की स्थिति है। लखनऊ की बात करें तो रविदास मेहरोत्रा और मारूफ खान के बीच अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन चुनाव मैदान में उतर रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, उसके अगर बात की जाए तो एक दिन बाद ही रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ मध्य सीट से नामांकन भी किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनकी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए रोड शो करते हुए भी गए। जाहिर तौर पर उनके लिए वोटों की अपील भी की गई, लेकिन उसके अगले दिन ही पता चलता है कि रविदास मेहरोत्रा का जो टिकट है वो कट गया है और कांग्रेस के मारूफ खान उस सीट से अब प्रत्याशी होंगे। जाहिर तौर पर यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति काफी दिनों से बनी हुई थी, लेकिन कल जब रविदास मेहरोत्रा एपीएन न्यूज पर लाइव के दौरान बैठे, उसी दौरान उनके पास प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का फोन आया और उन्होंने ये कहा कि आप ही चुनाव लड़ेंगे लखनऊ मध्य से। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या मारूफ खान भी चूंकि नामांकन भर चुके हैं तो वो क्या करेंगे, तो उनका ये जवाब आया कि मारूफ खान नामांकन हो सकता है कि वापस ले लें। लेकिन अभी भी आप देखिए अभिलाषा कि रविदास मेहरोत्रा भले ही ये बयान दे रहे हो, लेकिन ऑफिशियल तौर पर हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है पार्टी की ओर से, यानी कि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। आज नामांकन वापस लेने का दिन है। अगर मारूफ खान आज नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो जाहिर तौर पर रविदास मेहरोत्रा का जो टिकट है वो खतरे में पड़ जाएगा और एक असमंजस की स्थिति दिखाई देगी कि आखिर लखनऊ मध्य सीट से चुनाव लड़ेगा कौन, ताल ठोकेगा कौन। कुछ ऐसा ही नजारा रायबरेली अमेठी की कुछ सीटों पर भी दिखाई दे रहा है जहां पे असमंजस की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक है वहां पर, वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से एक प्रेशर है अखिलेश यादव पर कि कम से कम अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर के समझौता ऐसा हो कि सारी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आए।
तो यहाँ पे अभी भी कुछ सीटों को लेकर के अभिलाषा, भले ही रविदास मेहरोत्रा ये कह रहे हो बार बार फ्रंट पे आकर के कि अखिलेश यादव का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप जाके चुनाव लड़िए, लेकिन ऑफिशियल मैसेज उनके लिए पार्टी की ओर से कम हमारे पास अभी तक नहीं आया है, ताकि हम ये कह सके कि नहीं पार्टी की ओर से ये संदेश आ गया है प्रदेश अध्यक्ष के लेटर हेड पर। अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है, यानी कि अभी भी असमंजस बरकरार। अभिलाषा बिल्कुल, अनामिका आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी भी असमंजस की स्थिति है कई सीटों पर, और खासतौर पे अमेठी और रायबरेली की बात करें, हालांकि अनामिका जैसा कि बता रही थी कि आज स्थिति साफ हो सकती है और डिसाइड हो सकता है कि कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी उतरेगा, समाजवादी पार्टी का या फिर कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यूपी में सत्ता हासिल करने के लिए पहली बार आज मेरठ की गलियों में घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं अति संवेदनशील और मुस्लिम बाहुल इलाके में भी पदयात्रा कर सीधा आम जनता से संवाद करेंगे। अमित शाह बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बुधवार को हुई रैली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से उसे मात देने की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, और ऐसा पहली बार है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में गली कूचों में पैदल घूमकर वोट मांगेंगे। वेस्ट यूपी की जनता बीजेपी के साथ का संदेश देने के लिए अमित शाह ने रणनीति तैयार की है, और उनकी पहली तैयारी है कि वो मेरठ में आज पुरानी दिल्ली चुंगी से पदयात्रा करते हुए शारदा रोड, कबाड़ी बाजार, शहर सर्राफा बाजार, कागजी बाजार, लाला का बाजार, घंटाघर तक पदयात्रा करेंगे। और पदयात्रा वाले इलाके का काफी हिस्सा सांप्रदायिक नजरिए से संवेदनशील माना जाता है। तो बीजेपी अध्यक्ष जहां आज जाटलैंड में अपनी ताकत दिखाएंगे, तो वहीं सूबे के कई इलाकों में आज बीजेपी के अलग अलग नेता कमल खिलाने की मुहिम पर होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज शाहजहांपुर, आगरा और हाथरस में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज लखीमपुर खीरी में होंगे और उसके बाद इटावा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भी कैंपेन की जिम्मेदारी उठाई हुई है। फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा में चुनावी जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मथुरा, बुलंदशहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज मैनपुर में चुनावी रैली करने वाली हैं और कई नामांकन में साथ होंगी वो प्रत्याशियों के। केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह आज बहराइच में बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू आज इलाहाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और खासतौर पे केंद्रीय मंत्री बागडोर संभाल रहे हैं। और देखिए, पहले तो अभिलाषा, जिस तरह से अमित शाह आज जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर अगर देखिए आप तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे हैं। तो ये यहाँ पर, और दूसरी ओर अगर अमित शाह के घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र में बहुत ही संवेदनशील मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक, स्लाटर हाउस, राम मंदिर मुद्दा। तो ध्रुवीकरण है, वोटों की ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे फर्स्ट फेज के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर दोनों का ये प्रयास है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी वहां पर ज्यादातर फाइट करती दिखाई दे रही है। ऐसे में अमित शाह का रोड शो या अगर अमित शाह की पदयात्रा अगर वहां पर होती है तो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक जो भी वहां पर चीजें होती हैं उस लिहाज से पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। दूसरी ओर अगर बात करें केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करने की, तो अमित शाह की ओर से और पीएम मोदी की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है सभी केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, जो भी वादे किए गए हैं, इसके अलावा जो बजट पेश हुआ है परसों, बजट में जो तमाम चीजें दी गई हैं उसको जाकर के पब्लिक के बीच समझाए, जनता के बीच ये समझाए कि बीजेपी का घोषणा पत्र और बीजेपी का बजट दोनों ही प्रदेश के विकास के लिए है और समाजवादी पार्टी के खराब कानून व्यवस्था और करप्शन से लड़ने वाला बजट है, लड़ने वाले घोषणा पत्र में वादे हैं। जिसको देखा जाए तो आज लखनऊ में भी पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं और सुधांशु त्रिवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आज लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके अलावा फिर चाहे वो मंत्री पूर्वांचल के हों या फिर अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और पूरे चुनाव तक अभिलाषा आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जब अल्टरनेट डेज पर सभी केंद्रीय मंत्री पूरे प्रदेश में जा करके जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रैलियां करेंगे और मायावती और अखिलेश यादव, राहुल गांधी के हमले का एक एक कर जवाब देंगे। तो पूरे चुनाव तक ऐसा अभिलाषा आपको देखने को मिलेगा जब
बीजेपी धुआंधार रैलियां करेगी, जनसभाएं करेगी, प्रचार करेगी। जी बिल्कुल, तो धुआंधार चुनावी रैली देखने को मिलेगी। और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसा कि आपने बताया अनामिका, कैसे पुरजोर तरीके से वोट मांगते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ये अहम होगा। और खासतौर पे प्रधानमंत्री के होने वाली रैली के लिए क्या तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं, ये अहम होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। अनामिका, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। इधर यूपी के सियासी महाभारत में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन को टक्कर देने बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर उतरेंगी। मायावती आज मुजफ्फरनगर और एटा जिले में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। मायावती की पहली चुनावी जनसभा मुजफ्फरनगर जिले में नुमाइश ग्राउंड मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में होगी और एटा जिले के सैनिक पड़ाव मैदान एटा में आयोजित होगी। मायावती ने लखनऊ की रेस में जीत के इरादे से पूरी ताकत झोंक दी है और बीते दिनों से रोज ही चुनावी रैलियों के जरिए जनता से बीएसपी का साथ देने की मांग कर रही है। हालांकि मायावती की इस कोशिश का नतीजा कैसा होता है, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। तो यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की लगभग 73 सीटों पर वोटिंग होनी है। लिहाजा सभी दलों के स्टार प्रचारकों में पूरी ताकत लगाई हुई है कैंपेन में। गुरुवार को एक और जहां अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर में चुनावी रैली की। मायावती ने सपा कांग्रेस के गठबंधन पर वार किया तो बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर की चुनावी रैली में सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी को जमकर कोसा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मायावती ने अखिलेश सरकार को नाकाम बताया तो उसकी मदद करने के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। मायावती ने कहा कि देश और प्रदेश में सालों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस को जनता ने उसकी गलत नीतियों के कारण नकार दिया, लेकिन अब उसने यूपी में भ्रष्टाचार में डूबी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर एक और गलती की है। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी साथ पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली व खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पर हमला करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि नोटबंदी के नाम पर मोदी सरकार ने देश के लाखों गरीबों के साथ मजाक किया। काला धन सामने लाने का बहाना बनाकर सरकार ने अपना और पूंजीपतियों का काला धन ठिकाने लगा दिया। श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार आने पर सबसे पहले यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, साथ ही किसानों का 1 लाख का कर्ज माफ किया जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष ने सरकारी नौकरियों में भर्ती में हुई धांधलियों की जांच की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और मायावती की तैयारी कितनी मजबूत नजर आ रही है, किस तरह से दाव वो ठोक रही हैं चुनावी मैदान में, इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं मायावती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी का साथ उन्हें मिल सकता है। जो भी बातें कही जा रही हैं उनकी तरफ से, उसका इम्पैक्ट कितना देखने को मिल रहा है इस बार के यूपी इलेक्शन के कैंपेन में? और देखिए, फिलहाल अभिलाषा अगर बात करें मायावती की, तो बीएसपी सुप्रीमो जो मायावती, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी जरूर बनाई हुई है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को प्रत्याशी बनाए हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी को देखिए तो बीजेपी ने अभी तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया है अपनी ओर से। समाजवादी पार्टी की ओर से हालांकि प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर के या मुस्लिम वोटों के लिए बीएसपी ने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। दूसरी ओर अगर आप देखिए तो मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, फिर चाहे वो शिया वर्ग के हो या सुन्नी वर्ग के हो, उन दोनों से हमारी बात हुई थी, तो उनका जरूर ये कहना है कि अखिलेश और राहुल का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। बाबरी विध्वंस से लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस से जो उनकी नाराजगी है वो बरकरार है। बीजेपी की ओर वो जाएंगे ऐसा कह नहीं सकते। तो बीएसपी एक विकल्प के तौर पे मुसलमानों के लिए जरूर दिखाई दे रही है, जिसका बीएसपी को फायदा हो सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। दूसरी ओर मायावती आज इस समय जहां भी जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, वहां पर उनके निशाने पर दोनों युवराज हैं। मायावती हर अपने रैली से कह रही हैं कि एक युवराज ने प्रदेश को लूटा, दूसरे युवराज ने देश को, और दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए।
तीसरी ओर भले ही अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने उस दिन सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखिलेश यादव भी ज्यादा कुछ हमला ना कर रहे हो मायावती पर, लेकिन मायावती के तीखे तेवर हैं अखिलेश यादव को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, तो मायावती बराबर से तीनों पर हमला बोल रही हैं। ये बहुत ही अलग से अगर देखा जाए मायावती के लिए, तो ये उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट अपनाया हुआ जिसका उन्हें फायदा भी मिलेगा। एक मैसेज जरूर ये जा रहा है कि राहुल गांधी भले ही भविष्य में मायावती के साथ गठबंधन के सिरे तलाश रहे हो, लेकिन मायावती फिलहाल चुनाव में किसी के साथ कोई भी मुरवत अपनाने वाली नहीं है, इसीलिए वो हर किसी पर बराबरी से हमला कर रही हैं। और क्या होंगे नतीजे, ये तो थोड़ी ये तो दूर की बात है, प्रीमेच्योर है थोड़ा सा कहना, लेकिन इतना जरूर है कि जो सीधी फाइट है कम से कम मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के, तो वो यहाँ पे बीएसपी जरूर करती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी को टक्कर देते हुए। जी बिल्कुल, और दोनों को ही जमकर निशाने पर ले रही हैं मायावती, चाहे वो बीजेपी हो या फिर बसपा कांग्रेस गठबंधन। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं मायावती, ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां भी उनकी हैं। बने रहिएगा, अनामिका हमारे साथ। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव और बाहुबल का गहरा नाता है। पिछले 3 दशकों से प्रदेश की राजनीति में बाहुबल इस कदर सिर चढ़कर बोला है कि अब राजनीतिक दल बिना बाहुबलियों के चुनाव में अपनी ताकत की जोर आजमाइश करने की सोच भी नहीं पाते। जराइम की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले इन बाहुबलियों की जरूरत बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी पार्टियों को है। ईश्वर के बहुत से नाम है, उसमें एक नाम बाहुबली भी है। ईश्वर के बहुत से नाम है, उसमें एक नाम बाहुबली भी है। ईश्वर के बहुत से नाम है, उसमें एक नाम बाहुबली भी है। तो सुना आपने, ये महोदय उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया में नाम कमाने के बाद खुद की तुलना भगवान से कर रहे हैं और लोगों को बाहुबली की परिभाषा समझा रहे हैं। हालांकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। चुनावी सागर को पार करने के लिए सियासी दलों को भी बाहुबली रूपी पतवार का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर हालिया समीकरणों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भीतर कोई भी सियासी दल इनसे अछूता नहीं है, जबकि चुनावी हवा गुजर जाने के बाद से फिर यही सियासी दल माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में जरायम से राजनीति का सफर तय कर चुके बाहुबलियों पर, जो साल 2017 में भी सियासी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मऊ से बाहुबली विधायक और फिलहाल जेल में बंद मुख्तार अंसारी। जरायम की दुनिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूदा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इसी साल मकोका से बरी हुए हैं। हाल ही में उनकी पार्टी कौमी एकता दल के तमाम सिपह सलार बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। कानून व्यवस्था के मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार समेत उनके बेटे अब्बास अंसारी और भाई सिकबतुल्ला को टिकट देकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का पारा चढ़ा दिया है। मुख्तार अंसारी के परिवार को, मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में हैं, लेकिन इनके जो भाई हैं, इनके लड़के हैं या इनके जो नजदीकी लोग हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके परिवार को एवं इनके अनुयायियों एवं समर्थकों को भी आज बीएसपी में मैं शामिल कर रही हूँ। अपराधियों से बचने और अपनी छवि को लेकर गंभीर दिखने वाले सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को भी अब दागी अच्छे लगने लगे हैं। कभी दागियों को टिकट नहीं देने का ऐलान करने के साथ अपने घर और परिवार में बगावत का बिगुल फूंकने वाले अखिलेश यादव बीते बुधवार को गाजियाबाद रैली में 2 बड़े बाहुबली माफिया और गुंडे राकेश यादव उर्फ राकेश पहलवान उर्फ राकेश प्रमुख और इस्ते सपा में शामिल कर लिया। इस्ते पर हत्या के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कुछ ऐसा ही इतिहास राकेश यादव उर्फ राकेश पहलवान उर्फ राकेश प्रमुख का है। हमें खुशी इस बात की कि दोनों प्रधान आज समाजवादी में शामिल हो गए। मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो इन प्रधान दोनों साथियों से कहूंगा कि नौजवान हैं, अगर और कोई भी भूला भटका हो तो उसको भी समाजवादी में ले आओ। ब्रजेश सिंह पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के दर्जनों मामले दर्ज है। ब्रजेश सिंह अपनी पत्नी के बाद इस बार निर्दलीय ही विधानसभा परिषद चुनाव जीत चुके हैं। ब्रजेश 2008 से जेल में बंद है। विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ 62 संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हमले के मामले में आरोपी हैं विजय मिश्रा। पूर्वांचल के बाहुबली हैं विजय मिश्रा। पंडित सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह अखिलेश यादव के प्रिय नेताओं में से एक है। पंडित सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह गोंडा से विधायक है। विनोद कुमार सिंह युवक को जान से मारने की धमकी देने का है आरोप। गोंडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अपहरण का भी है आरोप। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। अभय सिंह
अभय सिंह पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। 2005 में यूपी के एडीजी एंटी करप्शन रमापति राय की गाड़ी रोककर उन्हें इन्होंने धमकाया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मुलायम की सरकार में मंत्री रहे। राजा भैया के विरुद्ध 45 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। राम मूर्ति वर्मा। सपा सरकार में बतौर मंत्री की हैसियत रखने वाले राम मूर्ति वर्मा पर भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में नामजद है। वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करने का भी राम मूर्ति पर आरोप लग चुका है। गुड्डू पंडित। बुलंदशहर के डिबाई से विधायक हैं गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित पर डीएलएफ के 11 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने का भी आरोप है। जाहिर है दागी विधायकों पर दांव खेलने वाले सियासी दल खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ। चुनाव में बागियों का बाहुबलियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इधर बागपत में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जनसभा में जमकर लाठीचार्ज हुआ। जनसभा खत्म करने के बाद जब हेमा मालिनी अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाने लगी तो समर्थक उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी फटकारी तो समर्थक गुस्से में आ गए। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। पुलिसकर्मियों ने एक एक करके कई समर्थकों को पीटा। इससे कई समर्थक घायल भी हो गए। इधर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में काशीपुर जसपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के कमजोर होते जनाधार को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री को खुद प्रचार कर वोट मांगने के लिए मैदान में कूदना पड़ रहा है। गुरुवार को हरीश रावत जसपुर और काशीपुर साथ ही बाजपुर के दौरे पर रहे। जसपुर के नादेही में बने हेलीपैड पर 2 घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जसपुर के कई गांवों और शहर में रोड शो के जरिए आदेश चौहान के लिए वोट देने की अपील की। इसके बाद हरीश रावत जसपुर से होकर कुंडा, मिसरवाला और ग्राम सरवरखेड़ा होते हुए काशीपुर पहुंचे, जहां किला मोहल्ला में मुख्यमंत्री का काफिला पुरानी सब्जी मंडी, मैन बाजार, नगर निगम रोड, महाराणा प्रताप चौक, रामनगर रोड होते हुए चीमा चौराहा पहुंचकर खत्म हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दोबारा कांग्रेस की सरकार लाने के लिए जनता अपना प्यार और समर्थन दे रही है। लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की एक मजबूत सरकार देखना चाहते हैं और उसके लिए वोट करने जा रहे हैं। इसलिए हमको किसी के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम स्वाभाविक रूप से दरबार में हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम थम गया और दोनों राज्यों में 4 फरवरी यानी कि कल वोटिंग होनी है। नियम के मुताबिक वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रचार अभियान बंद कर दिया जाता है। इस बार मुख्य लड़ाई 10 साल से सत्ता पर काबिज अकाली बीजेपी गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। पंजाब में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में 34 सीटें सुरक्षित हैं। मतदान के लिए पूरे राज्य में 22,660 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राज्य में सत्ताधारी अकाली दल बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आखिरी बार चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ये अंतिम चुनाव है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और फुल्का किस्मत आजमा रहे हैं। अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को टक्कर देने के लिए जनरल जे सिंह को मैदान में उतारा है। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पूरे राज्य में 1,642 पोलिंग बूथ बनाए गए। कांग्रेस जहां 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो 4 फरवरी को पंजाब में विधानसभा की सभी 117 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। अकाली बीजेपी गठबंधन की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आतुर है। इन सब के बीच नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस में जाने की अपनी सार्थकता सिद्ध करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
इस बार पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय है। पंजाब में परंपरागत रूप से अकाली बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ तीसरी ताकत बनकर उभरी है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 89 साल के हो चुके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का ये आखिरी चुनाव है। बादल इस वक्त देश के सर्वाधिक उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं, जो 5वीं बार पंजाब के सीएम बने हैं। इस बार उनकी पार्टी सत्ता में विरोधी लहर का सामना कर रही है। उनकी परंपरागत सीट लांबी पर भी मुकाबला रोचक हो गया है। प्रकाश सिंह बादल इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए इस सीट से कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पर्चा भरा है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली में विधायक रहे जरनैल सिंह खड़े हैं। चौहत्तर साल के कैप्टन अमरिंदर अकाली बीजेपी गठबंधन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। पार्टी का प्रचार भी पूरी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इर्द गिर्द बना गया। 2014 लोकसभा चुनाव और उसके पहले विधानसभा चुनाव में लगातार पराजय का सामना कर रही कांग्रेस कैप्टन के भरोसे राज्य में सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। पंजाब में सबसे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। अगर पार्टी यहां अच्छा करती है तो आपको दिल्ली से बाहर विस्तार का मौका मिलेगा। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पंजाब में बीजेपी गठबंधन और गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब इन्हीं राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। पंजाब की 117 सीटों पर चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है। पंजाब में बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अकाली बीजेपी गठबंधन से प्रकाश सिंह बादल यहां सीएम पद के लिए चेहरा है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कांग्रेस ने अपनी तारीफ से सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके बाद विकास, फिर ड्रग्स चुनावी मुद्दा है। सरकार के कामकाज से लोगों की नाराजगी से ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ नशा है। नोटबंदी की बजाय सरकार की तैयारियों में कमी भी एक मुद्दा है। पंजाब को सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से मालवा में सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं, वहीं माझा में 25 और दोआबा में 23 सीटें हैं। मालवा में आम आदमी पार्टी ने साल भर पहले से ही उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया था। लिहाजा मालवा में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को कड़ी चुनौती पेश करती नजर आ रही है। आपने यहां बैंस से गठजोड़ कर 5 सीटें दी हैं, लेकिन अकाली दल के अध्यक्ष और सीएम प्रकाश सिंह बादल और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसी क्षेत्र से हैं। यहीं की लांबी सीट से दोनों कद्दावर नेता आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ की 35 सीटों पर रविदासी पंथ का अच्छा असर है। डेरा सच्चा सौदा की ओर से दावा किया जाता है कि उसके करीब 5 करोड़ समर्थक हैं, इसलिए अकालियों ने यहाँ डेरा सच्चा सौदा का आशीर्वाद ले लिया है। यहाँ केवल 3 सीटों पर बीजेपी है, बाकी पर अकाली दल, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस भी पूरे दमखम से उतरी हुई है। माझा के 25 सीटों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत जान पड़ रही है। यहीं से क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिद्धू हैं। कांग्रेस को उनकी वजह से यहाँ कामयाबी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अकाली गठबंधन यहाँ कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोआबा की 23 सीटों पर अकाली बीजेपी गठबंधन का दबदबा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी गठबंधन का कांग्रेस से ही कड़ा मुकाबला है। कुल मिलाकर यहाँ अकाली बीजेपी गठबंधन को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से विपक्ष बिखरा हुआ है, इसलिए बीजेपी अकाली दल नाउम्मीद नहीं है। उधर 40 सीटों वाले गोवा में यहाँ कसिनो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस और आप पार्टी ने जीतने पर कसिनो को गोवा से बाहर करने का दावा किया है। यहाँ नोटबंदी भी एक चुनावी मुद्दा है। नोटबंदी के बाद गोवा की रौनक जश्न वाली पार्टियों पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर पर्यटन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच और शिवसेना का गठबंधन बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। हालांकि बीजेपी भी कई छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है, इसलिए बीजेपी वर्तमान सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर के बजाय मनोहर पार्रिकर को ही दोबारा सीएम बनाए जाने के संकेत देकर वोटरों को फुसला रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एल्विस गोम्स को सीएम उम्मीदवार बनाया है। गोम्स एक साफ सुथरी छवि वाले रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। वहीं कांग्रेस प्रताप सिंह राणे पर ही दांव लगा रही है। अंशुमन त्रिपाठी के साथ रजत मिश्रा, एपीएन।
और उधर पाकिस्तान ने जमात उद दावा और लश्कर तैयबा के आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को लाहौर में नजरबंद करने के बाद अब उसके खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने उसके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की मंशा पर संदेह जताया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को हाफिज पर सख्त कार्रवाई कर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को कड़ा संदेश देना चाहिए। सत्ता परिवर्तन ने पाकिस्तान की आंखों की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद पहले तो पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद को घर में नजरबंद किया और अब हाफिज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिया है। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि अब हाफिज सईद पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाएगा। सोमवार को पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को उसके सहयोगियों के साथ घर में नजरबंद कर दिया था। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने सभी प्रांतीय सरकारों और जांच एजेंसी को एक पत्र भेजा। इसमें 38 लोगों के नाम है। इसी सूची में हाफिज का नाम भी जोड़ा गया। इनमें से किसी को भी पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये पहली बार नहीं कर रहा है। जब कभी पाकिस्तान दिखाना चाहता है दुनिया को कि नहीं, हम टेररिस्ट स्टेट नहीं हैं, हम स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं हैं, हम टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो उनका हमेशा नारा रहा है और टोकन है, एक फार्स है इसी ऑब्जेक्टिव के लिए। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को 90 दिनों तक घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम पर शंका जाहिर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा था कि हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ इस तरह की कवायद पहले भी पाकिस्तान कर चुका है। अच्छा होगा कि आतंकवाद में शामिल संगठनों पर भरोसेमंद कार्रवाई कर पाकिस्तान अपनी ईमानदारी का सबूत दे। इससे पहले 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद भी हाफिज को नजरबंद किया गया था, लेकिन बाद में साल 2009 में उसे आजाद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। झारखंड सरकार ने 16 और 17 फरवरी को रांची में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारी तेज कर दी है। मोमेंटम झारखंड के नाम से आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए 1 दर्जन विभागों के अफसरों को विशेष दायित्व सौंपा गया है। GIS समिट में शामिल होने के लिए करीब 13,000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कुल 300 बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रण भेजा है। वहीं मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने भी राज्य के CM, CS और विभिन्न देशों के राजदूत को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री खुद लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस पे और ज्यादा जानकारी लेते हैं रांची में मौजूद हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन से। ज्ञान, मोमेंटम झारखंड के लिए क्या कुछ तैयारी है? मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में मोमेंटम झारखंड के नाम से आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 13,000 लोगों को आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें से 300 अति विशिष्ट लोग हैं। 16 और 17 फरवरी को रांची में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ये तैयारी है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ज्ञान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, क्या तैयारी है मोमेंटम झारखंड के लिए? कितने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जा रहा है? झारखंड की खबरों की बात करें तो झारखंड में मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा झारखंड, चाहे वो सचिवालय स्तर पर हो या फिर जिला स्तर पर हो, पूरा का पूरा झारखंड मोमेंटम झारखंड की तैयारी में जुटा हुआ है। जिस तरह से लगातार आला अधिकारियों के द्वारा मोमेंटम झारखंड को लेकर बैठकें की जा रही है, कार्य निष्पादन को लेकर तत्परता दिखाई जा रही है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं इन सारे चीजों में। इसके अलावा जिला प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है। तो मोमेंटम झारखंड जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है झारखंड के लिए, क्योंकि देश विदेश के नामी गिरामी कंपनियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के क्रम में 16 और 17 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची आने वाले हैं और यहाँ पर एक व्यापक बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें कई कंपनियों के साथ MOU होंगे। राज्य में इन्वेस्ट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चाएं होगी। इन सारे विषयों को लेकर राज्य सरकार चाहती है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि इन्वेस्टर को लगे कि झारखंड में अकूत चीजें हैं और यहाँ पर उनका आना जो है सो
फायदेमंद होगा। इन सारे विषयों को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। डीजीपी, राज्य के डीजीपी ने भी बैठक की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। कई जोन में रांची शहर को बांटा गया है, 24 जोन में बांटा गया है रांची शहर को, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा की चूक ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 123 इन्वेस्टर को राज्य सरकार ने राजकीय अतिथि के रूप में यह चिन्हित किया है। और इसके अलावा कई कंपनियां जो विदेशी कंपनियां, जिसमें रूसी कंपनियां, एक तो उनके साथ इकरार हो चुका है, जो वो कंपनी आएगी और एमओयू करेगी। तो कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा बुलाई जा रही 16 और 17 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक तरह से एक अलग रास्ता तय करेगा इन्वेस्टर्स के नाम पर। और इसको लेकर के राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। और जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार के दिन वो खुद इस विषय को लेकर अपने सभी आला अधिकारियों, सभी विभाग के प्रधान सचिवों, इसके अलावा जो जिला से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, सभी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा जो खेलगांव, जहां पर कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जो जगह तय किया गया है, खेलगांव का भ्रमण मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे। और साथ ही साथ रांची शहर को भी देखेंगे, ताकि किस तरह से चेंजिंग लाया गया है रांची शहर में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राज्य सरकार का पूरा फोकस अभी फिलहाल जो है सो एक ही कार्यक्रम है, और वो है मोमेंटम झारखंड। ज्ञान, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है और झारखंड को काफी उम्मीदें हैं इस ग्लोबल समिट से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास वित्त और योजना विभाग के पदाधिकारियों को सम्मानित करेंगे और इन सभी को समय से पहले बजट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव भी उपस्थित रहेंगे। ज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों ने बजट में बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, योगदान दिया है, किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? जिस तरह से अब बजट सत्र के दौरान देखा गया कि हंगामे की भेंट चढ़ गया और 4 दिन पहले ही बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो लेकिन इस बीच में जिस तरह से कम समय में बजट की तैयारी में वित्त विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज तय किया है कि वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के सभी कर्मचारियों पदाधिकारियों को एक कार्यक्रम कर सम्मानित किया जाए। और इसी कड़ी में आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित राज्य सचिवालय में वहां पर अपने कर्मचारियों को, जो वित्त विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के सभी आला अधिकारी, सभी विभागों के प्रधान सचिव उपस्थित रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञान, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अब रुख महाराष्ट्र का हम कर लेते हैं। बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई, पार्टी के प्रति किस नेता की कितनी निष्ठा है वो भी सड़कों पर आ गई है। जहां एक और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वडाला के ऑफिस पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि जमकर नारेबाजी की। ज्योति हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, क्या कुछ तैयारी बीएमसी के चुनाव को लेकर? हो चुकी है। जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, किसकी कितनी पार्टी के प्रति निष्ठा है वह सड़कों पर दिखाई देने लगी है। जहां एक और वडाला में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर कब्जा किया, बल्कि साथ ही साथ नारेबाजी भी की। वजह केवल टिकट उद्धव ठाकरे के समर्थकों की बजाय आदित्य ठाकरे के समर्थकों को दी गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कल मुंबई आए हुए थे, उनके ताकि कांग्रेस का आपसी कलह सुलझा सके, लेकिन उन्हीं के सामने जमकर मारपीट की गई। यही नहीं बल्कि उनके एक कार्यकर्ता को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि शिवसेना हो या बीजेपी, कांग्रेस हो या एनसीपी, सभी पार्टियों में आपसी कलह शुरू हो चुका है। और इस स्थिति से निपटने के लिए पार्टियां क्या करती हैं। जी चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए।
इधर जम्मू कश्मीर के जिस स्कूल में आतंकी बुरहान वानी ने पढ़ाई की थी, वही की एक छात्रा ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर इतिहास रचा है। शाहिरा ने 500 अंकों की कश्मीर बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 498 अंक लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिस आतंकी बुरहान वानी की मौत पर कश्मीर घाटी महीनों तक सुलगती रही, जिस आतंकी की मौत के बाद अशांत कश्मीर घाटी में 27 स्कूलों को जला दिया गया, उसी आतंकी बुरहान वानी के स्कूल की शाहिरा ने 12वीं बोर्ड में टॉप कर मिसाल पेश की है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में 4 महीने तक फैली अशांति के चलते शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। शाहिरा उसी स्कूल में पढ़ती है जिसमें बुरहान वानी पढ़ता था। शाहिरा को 500 में से 498 अंक मिले। मैं बस अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगी और उन सब का जिन्होंने मुझे मदद की ये फीट हासिल करने में। 12th के बाद मुझे नीट एग्जामिनेशन देना है, मतलब मेडिकल कोर्स में मैं जाना चाहती हूँ इसके आगे। शाहिरा ने ऐसे वक्त में परीक्षा देकर 12वीं में टॉप किया जब हिंसा की वजह से पूरी कश्मीर घाटी ठप पड़ी थी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे जिनमें परीक्षा देने जा रहे छात्रों पर उपद्रवियों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई थी, लेकिन बुलंद हौसले के साथ शाहिरा ने न सिर्फ सारी मुश्किलों को दरकिनार किया बल्कि अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। अपनी बेटी को सिर्फ ये बोला था कि रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये इसी तरह से फूले और फले। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हम बहुत खुश हैं। उससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी होगी कि हमारी बेटी ने इतने मार्क्स लाए टीडीसी में और मैट्रिक में भी। उसने पहले ही बोला था कि मैं टीडीसी में फर्स्ट पोजीशन लाऊंगी। घाटी में हिंसा के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा केवल 50% सिलेबस के साथ करवाए जाने का फैसला किया था। पुलवामा की रहने वाली शाहिरा अब नीट की परीक्षा पास कर मेडिकल के क्षेत्र में अपनी राह बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपीएन। वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।